एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसको हम आज टॉपिक के रूप में क्यों ले रहे हैं, ज़रा इस पर ध्यान देते हैं। चर्चा में ये क्यों है। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है चर्चा में ये क्यों है। तो चर्चा में है ये हाल ही में लोकसभा में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 पारित किया गया है। इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, इसको संशोधित करने का जो था प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 में संशोधन में के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो इसमें जो संशोधन हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं उस पर ज़रा ध्यान दे लेंगे। जिसमें है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार जितना मर्जी चाहे उसे बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है, उसकी इच्छा अनुसार ही कोई सूचना आयुक्त के पद पर रह सकता है। इसमें अगला पॉइंट रहेगा, नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी। मतलब अगर केंद्र सरकार चाहें तो उसकी जो भत्ते हैं, वेतन हैं, ठीक है, और रोजगार जो हैं उसकी शर्तें केंद्र सरकार ही तय करेगी। ठीक है, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएगा सूचना आयुक्त जो भी होगा। अगला इसमें संशोधन का जो प्रमुख बिंदु है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी कोई भी लाभ का पद अगर कोई इस सूचना आयुक्त के पद पर रहते हुए कोई भी लाभ का पद यानी कि किसी और कोई भी पद धारण करता है तो उससे उसे जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी वेतन मिलेगा, उसको इस पद में मतलब घटा दिया जाएगा। लेकिन इस संशोधन के आने के बाद उसको पूरा मिलेगा, यानी कि लाभ के पद से जो उसे वेतन मिलेगा वो भी रख पाएगा और जो सूचना आयुक्त के पद पर रहकर जो वेतन मिलेगा वो भी अपने पास रख पाएगा। अब जान लेते हैं इसमें एक ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है। थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे क्या है ये। तो इसको देखेंगे, इस अधिनियम का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। ठीक है, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिली थी इसे, वो मिली थी 15 जून। ठीक है, 15 जून को मिली थी 2005। ठीक है, 5 को इसकी स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, इसको स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम का कुछ महत्वपूर्ण भाग 15 जून 2005 को ही लागू हो गया, बाकी शेष भाग 15 जून 2005 से 120वें दिन लागू हुआ। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकाल में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए ये अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया। सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19(1) के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो सूचना का अधिकार है 19(1) के तहत जो सूचना का अधिकार है एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है इसे। ठीक है, अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, उसमें समुचित अधिकार है। ठीक है, लोक प्राधिकारी क्या होता है जो हम पहले पढ़ते आए हैं, सूचना क्या होती है, अभिलेख, सूचना का अधिकार, ये सब चीज़, ये सारी की सारी परिभाषाएं इसमें दी हुई हैं। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा प्रमुख प्रावधान। जो प्रावधान है वो क्या है। तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। ये सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, अगर किसी की
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना है तो 48 घंटे के अंदर उसे उपलब्ध कराना होगा। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने के आदि जैसी स्थितियों में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो ये मामला है। अगला इसमें बिंदु देखते हैं हम, क्या है केंद्रीय सूचना आयोग। जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो क्या है, ठीक है, उसको एक बार हम देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। मुख्य सूचना आयुक्त होगा इसमें। ठीक है। पहला, केंद्रीय सूचना आयुक्त अधिकतम 10 यानी कि जितने आवश्यक समझे जाएं वो हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। तो इस समिति में कौन कौन होगा इसे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री होंगे जो समिति के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। ठीक है। इसमें तो ये तो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित बात हो गई। अब आते हैं हम राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग में क्या है, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। धारा 15 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 के अंतर्गत इस अधिनियम की और राज्य सूचना आयोग धारा 15 के अंतर्गत। तो जो राज्य सूचना आयोग है निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। किन किन से, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक हों उतने। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर करेगा। यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग की राष्ट्रपति करते हैं और राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जो कमेटी बनी हुई होगी इसमें कौन कौन होंगे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के, उसके लिए एक तो मुख्यमंत्री जो समिति के अध्यक्ष होंगे, विधानसभा में विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री होंगे। ठीक है। इसमें ये तो हो गई राज्य सूचना आयोग से संबंधित बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है टॉपिक, राज्य के वो सूचना के अधिकार के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो सूचना के अधिकार के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने से सबसे बड़ा खतरा आरटीआई कार्यकर्ताओं को है। इन्हें कई तरीकों से उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन अगर ये आरटीआई के तहत सूचना मांगता है तो उसके खतरे के लिए खतरा हो सकता है उसके लिए। इसके बारे में ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, औपनिवेशिक हितों के अनुरूप निर्मित वर्ष 1923 का सरकारी गोपनीयता अधिनियम आरटीआई की राह में प्रमुख बाधा है। द्वितीय, प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस अधिनियम को ख़त्म करने की सिफारिश की है, जिस पर पारदर्शिता के लिहाज से अमल करना आवश्यक है। ठीक है। अभी तक हो नहीं पाया लेकिन करना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां भी विद्यमान हैं। जैसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं, नौकरशाही में अभिलेखों के रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। ठीक है। सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना और कर्मियों स्टाफ का अभाव है। सूचना का अधिकार सूचना के पूरक कानूनों जैसे व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट है जो हमारा वो होगा सूचना आयोग की कृत्य शक्तियाँ, अपील तथा शास्ति। तो ये हैं केंद्रीय सूचना आयोग का या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा, तो इस अधिनियम की धारा 18 की निम्नलिखित से शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें। जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई जानकारी तक पहुंचने के लिए इनकार कर दिया गया है। ठीक है। जिसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना देने के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है। जिससे ऐसी फीस की रकम की अपेक्षा की गई है जो अनुचित है।
ठीक है। जैसे 10 रुपये होता है, जो भी होता है चार्ज, अगर ज़्यादा लिया जाता है तो अगर इसकी शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई करें। जिससे ये विश्वास है कि अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है तो इत्यादि, अगर कोई गलत सूचना दी गई है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि साहब किसी ने अगर सूचना मांगी है तो आपने गलत सूचना क्यों दी। ठीक है, ये सब हैं। इसमें शास्ति, जो शास्ति है, शास्ति का क्या प्रावधान किया है? शास्ति यानी कि पेनल्टी, यानी कि दंड। तो इसमें धारा 20 के अंतर्गत शास्ति का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम की। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 20 के अंतर्गत शास्ति यानी कि दंड का प्रावधान किया गया है। तो क्या प्रावधान है देख लेते हैं। किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्त कारण के आवेदन लेने से इनकार किया है या निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है, जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है आदि, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया है या सूचना दी गई है 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित होगी, परंतु कुल राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला जो मामला है वो है, अगला हमारा पॉइंट है इसका, नोडल मंत्रालय क्या है। तो जो इसका नोडल मंत्रालय है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों और प्राधिकरणों को RTI अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। केंद्र सरकार के 2200 सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों में ऑनलाइन RTI दाखिल करने और इसका जवाब देने की व्यवस्था है। ऐसा इन संस्थानों के कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आधुनिक तकनीक के उपयोग RTI दाखिल करने के लिए अब एक पोर्टल और एप्लीकेशन भी उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी समय किसी भी स्थान से RTI के लिए आवेदन कर सकता है। राज्य सरकारों को भी RTI पोर्टल शुरू करने की व्यावहारिकता पर विचार करने को कहा गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC को ऑनलाइन RTI पोर्टल बनाने में राज्य सरकारों की सहायता करने को कहा गया है। तो इसका ये नोडल मंत्रालय था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है RTI से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में होंगे वो उनसे जुड़ी हुई सारी समस्याएं हल हो चुकी होंगी। और अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें नए से नए सजेशन दीजिए। धन्यवाद।